the principles of teaching. And also, we will learn today about the maxims of teaching. प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण के सिद्धांत। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि शिक्षण क्या है। शिक्षण या औपचारिक शिक्षण व्यवस्था, फॉर्मल टीचिंग शिक्षण या फॉर्मल टीचिंग सिस्टम जो होता है, इसमें मुख्य प्रकार से तीन चीजें होती हैं। एक सबसे जो महत्वपूर्ण घटक होते हैं, महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होते हैं, वो तीन होते हैं। सबसे प्रमुख होता है, जिसका लीडिंग रोल होता है, वो है टीचर। टीचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द टीचिंग सिस्टम और द टीचिंग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि वो टीचिंग को लीड करता है, वो नेतृत्व देता है। सेकंड जो कंपोनेंट होता है, दैट इज स्टूडेंट। स्टूडेंट या लर्नर। वास्तव में भले ही हम कहते हैं कि शिक्षक जो है महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन लर्नर सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट इसलिए हम कहेंगे, टीचर से भी महत्वपूर्ण इसलिए कहेंगे, क्योंकि संपूर्ण टीचिंग प्रोसेस, द होल टीचिंग प्रोसेस इज फॉर ओनली एंड ओनली स्टूडेंट्स और लर्नर। केवल लर्नर्स के व्यवहारों में रूपांतरण लाने के लिए, मॉडिफिकेशन लाने के लिए ही सारी प्रोसेस होती है। सारी ये टीचिंग प्रोसेस ये डिजाइन की गई है, ये ऑर्गेनाइज की गई है। तो अभी फिर लर्नर के कौन कौन से व्यवहारों में परिवर्तन लाना होता है? लर्नर के कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कोनेटिव व्यवहारों में मॉडिफिकेशन लाना होता है। अब इस उस लर्नर के या उस स्टूडेंट के उन व्यवहारों में परिवर्तन किस प्रकार लाया जाएगा? एक्चुअली ये जो परिवर्तन लाया जाता है, ये पर्पसफुल होता है या उद्देश्यपूर्ण होता है। तो ये उद्देश्य हमें कैसे पता लगते हैं? ये उद्देश्य हमको करिकुलम बताता है। तो करिकुलम इज द कंपोनेंट विच डायरेक्ट्स वेयर टू गो ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस। करिकुलम में दो पार्ट होते हैं, सिलेबस और को करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, क्लियर है इतना? अब ये बात एकदम स्पष्ट है कि टीचिंग प्रोसेस का केंद्र बिंदु या फोकस लर्नर है। लेकिन भले ही वो केंद्र बिंदु है और भले ही उसके लिए सारी शिक्षण व्यवस्था है, लेकिन जो शिक्षण की प्रक्रिया या प्रोसेस की जानी है, उस प्रोसेस को करने के लिए लीडिंग रोल में टीचर है। तो एक टीचर को ध्यान रखना होता है कि वो किस प्रकार से टीचिंग करेगा या अपनी टीचिंग को किस प्रकार इफेक्टिव करेगा, किस प्रकार से वो अपनी टीचिंग को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना इफेक्टिव और इस प्रकार से रखेगा कि उसके उद्देश्य पूर्ण हो जाए। उसके उद्देश्य पूर्ण हुए कि नहीं हुए, ये जानने के लिए हम इवैल्यूएशन प्रोसेस करते हैं। जैसे ब्लूम ने बताया था ना कि टीचिंग एंड लर्निंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर प्रोसेस जिसमें कि लर्निंग के लिए कुछ उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम कुछ अधिगम अनुभव या लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं और फिर उनके फीडबैक लेते हैं उनका। तो इसके माध्यम से हमें पता लगता है कि हमने वो एक्सपीरियंसेस प्राप्त किए, छात्रों को मिले और छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। अगर हो गया है, जिन उद्देश्यों के लिए हमने वो टीचिंग किया है और उससे उन व्यवहारों में वैसा ही परिवर्तन जैसा हम चाहते थे हो गया, तो ये टीचिंग सक्सेसफुल है, इफेक्टिव है। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने ये देखा और उन्होंने इसके ऊपर उन्होंने चर्चा की, इसको उन्होंने इसके ऊपर कई सारे सिद्धांत दिए। उन्होंने कहा, साइकोलॉजिस्ट ने, कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने, कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि टीचिंग में महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देते हैं, कि अगर उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हैं तो टीचिंग इफेक्टिव होती है। अभी क्या क्या प्रिंसिपल्स है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहले है मोटिवेशन। मोटिवेशन का सिद्धांत। आप लोग ना नोट भी हल्का हल्का करते जाओ, मतलब आपके पास वो रहेगा कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। ठीक है, पहला है मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन या प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत।
अभिप्रेरणा का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या कहता है कि जब तक स्टूडेंट्स को हम मोटिवेट नहीं करते हैं सीखने के लिए, तब तक स्टूडेंट्स सीखने के लिए तत्पर नहीं होते हैं। और अगर वो रेडी नहीं होते हैं तो वो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की क्रियाएं नहीं करते हैं, अटेंटिव नहीं होते हैं, और इस प्रकार उनका सीखना नहीं हो पाता है। इसलिए शिक्षण का ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो ये बताता है कि सीखने के लिए जरूरी है कि छात्रों को सबसे पहले मोटिवेट किया जाए। फिर सेकंड है रुचि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट कहता है कि जब तक जो छात्रों को सिखाए जाने वाली वस्तु, पाठ्य वस्तु जिसे हम कंटेंट बोलते हैं, जब तक हम उसको इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे, तब तक स्टूडेंट्स उसके प्रति अटेंटिव नहीं होंगे। तो टीचर्स के लिए कुछ भी पढ़ाने से पहले ये जरूरी है कि पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तु या कंटेंट को वो इंटरेस्टिंग बनाए। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? कैन यू टेल मी? हाउ? मैम टीचिंग टीचिंग एड्स का यूज कर सकते हैं, वेरी और गुड, वेरी गुड, वेरी जो गुड। भी हमको सिखाना है वो मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज उसकी सरल और सिंपल वे में होनी चाहिए, जो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए। यस यस यस, वेरी गुड। जब भी हमें जब भी हम मैम लाइव हाँ एग्जांपल्स लेना चाहिए, मतलब जो जिस हाँ, इन्वायरमेंट में वो बच्चे पढ़ रहे हैं उसी से कुछ ना कुछ ऐसा एग्जांपल उठाना चाहिए ताकि उनको समझाने में इजी वे हो, उनको समझ में आ जाए चीजें। यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हम अपने लर्नर्स को जानें। हम जानते हैं कि हमारी क्लास में हर बच्चा यूनिक है, और हर बच्चा, उसके हर ट्रेट्स यूनिक हैं। हर बच्चे के अपने इंटरेस्ट हैं, हर बच्चे के अपने पोटेंशियल्स हैं, और उन कारणों से अपनी शारीरिक मानसिक शारीरिक और मानसिक कारणों के गुणों के कारण वो अपने आप में यूनिक है। तो उन सबको ध्यान रखते हुए पहले अपने स्टूडेंट्स को जानना होगा, और उसके बाद हमें उतनी सारी शिक्षण विधियों को जानना होगा जिस शिक्षण विधियों का हम अलग अलग प्रकार से प्रयोग करके हम उन शिक्षण पाठ्य वस्तु को इस प्रकार रुचिकर और प्रभावशाली बना सके ताकि हमारे स्टूडेंट्स उसमें इंटरेस्ट ले सके। इसके लिए जरूरत पड़े तो जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि खूब सारी चीजें होती हैं। हम लाइव ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं, हम टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज कर सकते हैं, हम बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, हम उसके लिए अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंटल मेथड्स और अलग अलग प्रकार के मेथड्स यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा करेंगे जिससे कि उनकी रुचि जागृत हो, वो उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करें। अगर इंटरेस्ट लेंगे तो सक्रिय होंगे, सक्रिय होंगे, अटेंटिव होंगे, और उनका लर्निंग होने लगेगा। तो ये शिक्षण का महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि शिक्षण सामग्री या कंटेंट स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नहीं तो वो कितना भी आप कोशिश करेंगे वो नहीं सीखेंगे। तो नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी या क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है? क्रियाशीलता, जैसा इसका नाम है, क्रिया करके जब सीखते हैं, इसको हमने आपको हर प्रकार के अपनी क्लासेस में आपको बताया कि जब कोई भी लर्नर किसी भी चीज के ऊपर खुद करके सीखता है, जब उसकी लर्निंग बाय डूइंग होती है, तो ऐसा सीखा हुआ ज्ञान स्थायी रहता है। तो इसलिए क्रियाशीलता का सिद्धांत ये बताता है कि बच्चों को भागीदार बनाओ, सक्रिय लर्नर बनाओ, उनको टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है उसमें सक्रिय करो। जैसे अभी आपने देखा कि ज्यादातर हमारे जो औपचारिक शिक्षण व्यवस्थाएं हैं, जो विद्यालयों का सिस्टम है पढ़ाने का, वहां पर सब जगह क्या होता है? स्टूडेंट्स आर मोस्टली पैसिव लर्नर्स, पैसिव ऑडियंस। वो केवल सुनते हैं निष्क्रिय रूप से। इस कारण से क्या होता है कि कभी उनका ध्यान नहीं रहता है, कभी वो यहाँ देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं, और जो चीज उनको समझ में नहीं आ रही है तो वो चीज सब स्किप हो जा रही है। ज्ञान एक्चुअली जब बच्चों को देते हैं तो वो इस प्रकार ऑर्गेनाइज करके देते हैं कि हर पहले चीज से दूसरी चीज ऐसे जुड़ी हुई होती है स्टेप बाय स्टेप, और अगर एक भी स्टेप छूट जाता है तो उससे उनको आगे सीखने में मुश्किल होता है। तो जब वो क्रियाशील नहीं होते, जब वो एक्टिव नहीं होते,
तो कई सारी चीजें कभी कभी अटेंटिव न होने से उनकी छूट जाती हैं और उससे अगली वाली चीजें उनको बिल्कुल समझ में नहीं आती। लेकिन जब वो करके खुद करके सीखते हैं तो जो भी जहां पर भी उनको समस्या होती है वहां पर वो छात्र टीचर्स के निर्देशन में उस चीज को सीख कर और आगे बढ़ने का उनके पास अवसर होता है और उनकी लर्निंग पॉसिबल होती है। तो इस प्रकार से शिक्षण का महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि छात्रों को क्रियाशील किया जाए और फिर उसके बाद ही सिखाया जाए। अभी हम लोग टीचिंग मेथड्स के ऊपर हमने आपको आपका टेस्ट भी लिया था और उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि विच मेथड, हमने आपसे पूछा था कि विच मेथड इज द बेस्ट मेथड। तो कई सारे लोगों ने उसके अच्छे रिस्पॉन्स दिए भी हैं। और बहुत अच्छा एक मुझे याद आ रहा है, शायद अदिति का था, इसका उसने लिखा था कि नो सिंगल मेथड इज अप्रोप्रिएट बट वी शुड यूज मल्टीपल मेथड्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ठीक यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि जब कभी हम स्टूडेंट्स को कोई नॉलेज देना चाहते भी हैं तब हम हमेशा ही ऐसा कर सकते हैं कि हम उनको कुछ इंफॉर्मेशन देकर उसके ऊपर उनसे कुछ एक्सरसाइज करवाएं, उसके ऊपर उनसे कुछ वर्क करवाएं। तो इस प्रकार से वो सीखकर उनका तुरंत एप्लीकेशन करते हैं और एक्टिव होते हैं कार्य करने में, और इस प्रकार से उनका सीखना होता रहता है। फिर नेक्स्ट है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत का मतलब है कि जो भी पढ़ाए जाने वाली वस्तु है, पाठ्य वस्तु है, ये एक्चुअली करिकुलम के ऊपर महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी हुई है कि करिकुलम ऐसा हो जो उनके जीवन के लिए उपयोगी हो, उनके जीवन से जुड़ा हुआ हो। और जब हम उनको कोई चीज समझाते हैं तो हमारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी ऐसे होने चाहिए कि उनके एनवायरमेंट से रिलेटेड होने चाहिए, जो वो अपने जीवन से जोड़ कर देख सके। चीजें ऐसी होनी चाहिए, जैसे अभी हम लोग पियाजे की थ्योरी पढ़ रहे थे, उसमें हमने क्या देखा था कि किस प्रकार से जब हम नई सूचनाएं ग्रहण करते हैं तो हम अपनी पूर्व सूचनाओं के साथ में उससे लिंक करने की कोशिश करते हैं। ठीक लर्नर्स भी इसी प्रकार से सीखते हैं। जो उनके प्रायर नॉलेज होती है, जो उनकी प्रायर इंफॉर्मेशन होती हैं, जो उनके प्रायर कोग्निटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें वो नई चीजों को समायोजित करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जो भी अगर वो उनको ऐसे ही उदाहरण दिए जाएंगे, ऐसी वीडियो से बताया जाएगा, ऐसी पाठ्य वस्तु बताई जाएगी जिसको कि वो कहीं लिंक नहीं कर पाएंगे, तो वो शायद उसके बारे में गलत प्रकार के धारणाएं रख सकते हैं। तो जरूरी है, और वैसे भी जो भी पाठ्य वस्तु हो वो ऐसी हो कि उनके जीवन में उपयोगी हो, उनके जीवन में काम आए वो आगे, तो वो उसमें रुचि लेंगे। फिर नेक्स्ट है कि इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव क्लास। क्लास कैसी हो? शिक्षण के लिए जरूरी है इंटरेक्टिव क्लास हो। जैसे अभी आप ही सोचिए कि अगर केवल मैं अकेले ही केवल आपको ऐसे बोलती रहूं तो थोड़ी देर में आप लोग अपने अपने कुछ काम करने में लग जाएंगे। लेकिन अगर हम इंटरेक्शन करते हैं तो आपको मालूम है कि कभी भी आपसे पूछ सकते हैं और आप इस वजह से अटेंटिव होते हो। और फिर अगर आपकी इंटरेस्ट की चीजें होती हैं तो आप उसमें इन्वॉल्व होते हो, और इन्वॉल्व होने से आपकी सूचनाओं, अब सभी लोगों की सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, उस पर डिस्कशन होता है, और उस प्रकार से आप फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन रिकॉल करते हो। तो इस प्रकार से कम्युनिटिव क्लास और इंटरेक्टिव क्लास इज द बेस्ट क्लास। और इसीलिए शिक्षण के लिए शिक्षण का ये सिद्धांत में ये प्रिंसिपल बताता है कि कक्षा को इंटरेक्टिव होना चाहिए हमेशा ही। फिर अ, हमेशा ही रिन्फोर्समेंट दिया जाना चाहिए। रिन्फोर्समेंट इसलिए दिया जाना जरूरी है, रिन्फोर्समेंट की थ्योरीज हम लोग सब पढ़ चुके हैं। स्किनर की थ्योरी पढ़ी है, उसमें हम लोग जानते हैं कि रिन्फोर्समेंट क्या है, पुनर्बलन। रिन्फोर्समेंट मिलने से व्यक्ति आगे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होता है। आप लोग जानते ही हैं कि पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट्स आर ऑलवेज ऑलवेज गुड एंड वी शुड अवॉइड टू गिव नेगेटिव रिन्फोर्समेंट। फिर जो स्टूडेंट्स है उनको कोशिश करना चाहिए टीचिंग के समय कि उनका अटेंशन हम हमेशा ही बनाए रखें। आप जानते हैं कि एक लंबे समय तक सभी लर्नर्स का अटेंशन बनाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है टीचर्स के लिए। कैन यू टेल मी what should a teacher do to make his class attentive for a long time? मैम क्लास में बच्चों के अंदर अटेंशन बनाए रखने के लिए मैम
थोड़ा सा टीचर का एक जॉली नेचर होना चाहिए मैम। और हाँ, जो यस। और उसको मैम हम मालूम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं कि ह्यूमर। क्लासरूम के अंदर ह्यूमर का यूज करना चाहिए। कभी कभी बिल्कुल। कक्षा ऐसी हल्की होनी चाहिए, कभी थोड़ी सी चीजें ऐसी जिससे कि छात्र आनंद ले सके, बीच बीच में खुश हो ऐसे। क्लास यस में मैम। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, अवसाद नहीं होना चाहिए, और बच्चों को डर, भार, किसी प्रकार का वजन, मतलब स्ट्रेस, ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, या किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए कि डर से बैठे हुए हैं। तो दिस इज गुड, यस। और कैसे आप वीडियो बना सकते हो लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग टाइम तक? मैम मतलब जब भी कोई टीचर स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ा रहा है तो मैम स्टूडेंट्स का अटेंटिव उसकी तरफ हो, उसके लिए मैम कोई पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में बच्चे से क्वेश्चनिंग या किसी तरीके का उसका फीडबैक नहीं मैम, इंस्टेंट होना चाहिए मैम। वो किसी को भी खड़ा करके उसका फीडबैक ले ले, ताकि मैम बाकी बच्चों को भी ये रहे कि अगर इससे पूछा है तो इंस्टेंटली वो मुझसे भी पूछ सकते हैं सर। तो बच्चे मैम एक प्रॉपर अटेंशन जो पढ़ा रहे हैं या जो मैम जो क्लास में वर्किंग हो रही है उस पर अटेंशन पे करेंगे मैम। फॉर ओके। एग्जाम्पल जैसे कि हमने कोई टॉपिक उठाया और उसको हमने मतलब पढ़ाते पढ़ाते बीच में हमने कहीं एरर बोल दिया, कोई चीज गलत बोल दी, तो मैम अगर बच्चा अटेंटिव होगा तो मैम उसको प्रोनाउंसिएट करके मतलब मैम उसको सही करने की मैम, जैसे मेरे इंग्लिश क्लास सर थे वो क्लास में ऐसे बना रहे थे मैम, वो जब राइटिंग करते थे इंग्लिश में तो मैम कहीं ना कहीं कोई वर्ड को गलत लिखते थे। तो मैम मैंने उनसे सीखी थी कि क्या कहते हैं बच्चों का इससे अटेंशन, क्योंकि अगर बच्चा अटेंटिव होगा तो वो तुरंत उसको कैच कर लेंगे कि सर वहाँ पे वो यस, वर्ड गलत है। तो मैम इससे क्या होता है बच्चे के अटेंशन की, हाँ पूरा क्लास में अटेंटिव था उस टाइम पे, yes, this is also a type of teaching method. This is a new method of teaching, कि उसमें एक कोई गलती करके लिखते हैं, जैसे आप अक्षर लिख रहे हो तो एक अल्फाबेट उल्टा लिख देंगे या ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हमने कहा ना कि आप स्टिमुलस, अभी हम लोगों ने जब माइक्रो टीचिंग किया था उसमें आप लोगों ने क्या किया था, एक एक स्किल था स्टिमुलस वेरिएशन। उस पर हम लोगों ने, आपको ध्यान होगा कि माइक्रो टीचिंग में स्टिमुलस वेरिएशन स्किल पर हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था ना सबने। तो स्टिमुलस वेरिएशन क्या होते हैं, ये एक्चुअली इसीलिए होते हैं कि बार बार हम उनको स्टिमुलस देते हैं अलग अलग प्रकार से, ताकि वो अटेंटिव हो, क्योंकि वो उस स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। ये एक स्वाभाविक सा गुण होता है कि जो कोई स्टिमुलस आता है तो हम उसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमारे टीचिंग मेथड में इतनी प्रकार की विविधता होनी चाहिए कि हम स्टूडेंट्स को बार बार अलग अलग प्रकार से ऐसे हम उनको स्टिमुलस दे सके। यस, गुड। तो इसके लिए हम कई प्रकार की चीजें यूज कर सकते हैं। और आज के क्लास वर्क में आप लोग को यही रहेगा कि आप ये लिखेंगे कि हाउ टू मेक अवर क्लास अटेंटिव। नई नई चीजें लिखकर लाइएगा, नई नई चीजें, कम से कम 10 पॉइंट आप उस पर सोचकर नई चीजें लिखिए। हाँ, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल ऑफ नोवेल्टी, नवीनता का सिद्धांत। जब तक स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि इसमें हमें कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया मिलेगा, तब तक वो अटेंटिव नहीं होते, तब तक वो सीखने के लिए तैयार नहीं होते। शिक्षण में हमेशा ही नवीनता होनी चाहिए। जैसे आप कहेंगे कि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई अगर कोई कंसेप्ट एक ही है तो उसका उसमें चीजें तो वही रहेंगी, दो और दो हमेशा ही चार होंगे, तो उसमें हम क्या नवीनता ला सकते हैं? लेकिन दो और दो चार है तो उसको हम अलग अलग तरीके से सिखा सकते हैं बच्चों को। तो इस प्रकार से वो तरीका, जिस तरीके से हम सिखा रहे हैं उसमें हम नवीनता ला सकते हैं। तो इस प्रकार अगर शिक्षण का सिद्धांत ये भी बताता है हमको कि हमारी शिक्षण में अगर नवीनता होती है, हमारी शिक्षण में अगर सजीवता होती है ना, तो फिर हमारा जो टीचिंग होता है वो इफेक्टिव होता है। स्टूडेंट्स उसमें ध्यान लेते हैं, स्टूडेंट सुनते हैं उसको, और उनको लगता है उन्होंने कुछ सीखा, कुछ गेन किया, और उनको इंटरेस्ट आता है तो वो अटेंटिव भी होते हैं, वो एक्टिव भी होते हैं। एक्चुअली ये सारे सिद्धांत आप सोचो तो एक दूसरे से लिंक्ड है सभी, कि अगर अटेंटिव होंगे तो एक्टिव होंगे, अगर रेडी होंगे तो अटेंटिव होंगे तो एक्टिव होंगे, इंटरेस्ट होगा तो भी अटेंटिव होंगे। तो इस प्रकार से मोटिवेट करेंगे तो इंटरेस्ट लेंगे। तो एक दूसरे से सारी चीजें लिंक्ड है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अगर हमको अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाना है, हमको अपने टीचिंग को इम्प्रेसिव बनाना है और इफेक्टिव बनाना है, कुल मिलाकर हमारा शिक्षण किस लिए है? हमारा शिक्षण इसलिए है क्योंकि हमारे कुछ उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। तो क्या शिक्षण होने के बाद उन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है? अगर हो रही है
तो ठीक है, और नहीं हो रही है तो हमको ये ध्यान करना होगा कि क्या ये सिद्धांतों का हमने अपने शिक्षण में ध्यान रखा या नहीं रखा। अगर हम इन सिद्धांतों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा है कि स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देना, स्टूडेंट्स को क्लासरूम के अंदर उनके पोटेंशियल्स के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग उनको उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, उनको कोई ऐसे रोल सौंपना जिसके माध्यम से वो एक्टिव होंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये सब चीजें आधुनिक टीचिंग में देखी जा रही है। आप देखेंगे कि जो भी मॉडर्न स्कूल्स है और जहाँ पे भी आप देख रहे हो कि आपको लग रहा है कि जो काफी पुराने पैटर्न के हो चुके जहाँ स्कूल्स जो फॉर्मल स्कूल्स है, ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स आपने कई कुछ ऐसे देखे होंगे कि जहाँ पर अभी भी टीचर फोकस्ड टीचिंग चलती है, जहाँ पर टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो टीचर फोकस्ड होता है। अभी भी है ऐसा, कई कक्षाओं में ऐसा है। तो वहां पे अभी आप देखोगे कि वहां पे लर्निंग आउटकम बहुत कम है। और जहां पर स्टूडेंट सेंटर्ड है वहां पर सब नई नई चीजों को ये यूज कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी। ये एक्चुअली टीचिंग टेक्नोलॉजीज है, ये एक प्रकार की तकनीकी है ये भी सब चीजें, कि किस प्रकार से आप इन सब चीजों का इस्तेमाल करोगे। अगर आप स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हो तो वो क्या होता है कि फिर वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं, फिर वो अटेंटिव होते हैं, इस प्रकार फिर से लिंक्ड हो जाते हैं सब चीजों से। ठीक इसी प्रकार से जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जो एडवांसमेंट्स हैं, उन सब का हम अगर अपने शिक्षण में यूज करते हैं तो भी स्टूडेंट्स उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और उससे जुड़ते हैं, उसको सीखते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, क्लास को एंजॉय करते हैं और उनका सीखना होता है। ठीक है। इसी प्रकार से जब हम कई प्रकार की शिक्षण विधियों का मिला जुला कर जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं तब भी हम अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। आपने देखा होगा ना कि कभी कभी क्या होता है कि टीचर बड़े रिजिड होते हैं कि हम लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं या हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली हम पढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स की नीड क्या है, हमारे कंटेंट का नेचर क्या है। जैसा हमारे कंटेंट का नेचर होता है उसके आधार पर हमको अपने टीचिंग मेथड में चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे हमारा लर्नर की नीड होती है, लर्नर की नीड भी उसकी के समय भी हमें कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे लर्नर जो है उनमें कितने बच्चे जो ऐसे हैं। एक्चुअली पहले ये देखना होता है कि उनकी मैच्योरिटी लेवल क्या है, उनका आईक्यू लेवल क्या है, फिर उनके इंटरेस्ट क्या है, और उनका जैसे पर्सनालिटी ट्रेट्स में ये देखना होता है कि कई सारे बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कई इंट्रोवर्ट होते हैं। तो उसके आधार पर हमको अपनी टीचिंग मेथड्स को सिलेक्ट करना होता है, टीचिंग स्ट्रेटेजी बनाना होता है। तो अगर हम इन सब चीजों का ध्यान देते हैं और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जानते हैं क्या होता है? वैयक्तिक भिन्नता, हिंदी में इसको वैयक्तिक भिन्नता बोलते हैं। डू यू नो व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस? एक्चुअली यस। मैम व्यक्ति रंग रूप आकार प्रकार और बौद्धिक क्षमता के हिसाब से एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, यही मैम व्यक्तित्व विभिन्नता है। हाँ यस, हमारी क्लास में वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत हमको बताता है कि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, हर कोई अलग है। और इसलिए हमारी कक्षा में वैयक्तिक रूप से भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। तो इस बात के लिए पहले हम अपने आप को तैयार करेंगे, अपने अपने आप को ये समझाएंगे कि हाँ हमारी कक्षा में डाइवर्सिटी है। और उसके बाद हम उनकी नीड का ध्यान रखेंगे और उनकी नीड के अकॉर्डिंग हम सारे जो मेथड्स हैं उनमें से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वहां वहां पर जहां जहां जैसी जरूरत हो वहां वहां उतने पर्टिकुलर पार्ट के लिए उस मेथड का चयन करेंगे। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि आज की क्लास पूरी लेक्चर मेथड से पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेक्चर कम डिस्कशन, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर कम क्विजेस, सब ऐसे मिक्स करके जो मेथड यूज किए जाते हैं वो बेस्ट होते हैं। एक्चुअली बेस्ट मेथड वो है जो आपको आपके उद्देश्यों की पूर्ति करा दे, यानी आपके बच्चों में, आपके लर्नर्स में
जो व्यवहारात्मक मॉडिफिकेशंस आपने निश्चित किए थे कि ये हो जाए, वो नहीं अगर हो जाते हैं तो आपकी टीचिंग बेस्ट है, आपका उसमें ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये सारी चीजें हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जिसका अगर हम ध्यान रखते हैं अपने शिक्षण में तो हम अपने शिक्षण को बेस्ट बना सकते हैं। एक्चुअली टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में कई सारे कंपोनेंट्स मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। केवल टीचर अकेला नहीं होता, केवल लर्नर नहीं होता, केवल करिकुलम नहीं होता, ये तीन तो मुख्य कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसको इफेक्ट करती हैं। तो एक तो हमने अभी बताया आपको कि ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम इनका ध्यान रखते हैं तो हम टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। और दूसरा, अगर हम टीचर के पार्ट पर भी देखते हैं कि अगर टीचर का स्टूडेंट्स के प्रति या सिखाने के पढ़ाने के प्रति इंटरेस्ट रहता है तो टीचिंग इफेक्टिव होती है। अगर टीचर उसको एक अगर टीचर को अपने स्टूडेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो एक बस टीचिंग का एक अपना कार्य करके जा रहा है तो फिर उस प्रकार की टीचिंग का कोई मतलब नहीं होता। देखो, टीचिंग वो बेस्ट होती है जिसमें टीचर सबसे पहले अपने लर्नर को जानता है कि मेरे लर्नर का लेवल क्या है। फिर वो टीचर अपने लर्नर के लेवल तक आकर और फिर ऐसे फिलर्स की तरह फिलिंग करते हुए उसको मतलब उसको ऊपर उठाने के लिए उसको ज्ञान, सूचनाएं और सारी जरूरतें जो उसको देनी होती है जिससे कि वो उसको उसके ज्ञान के स्तर को ऊपर उठा सके देता है और उसको ऊपर उठाता जाता है और जिस लेवल तक उसके पोटेंशियल्स के अकॉर्डिंग जितना पोटेंशियल उसका अलाउ करते हैं वहां तक उसको लाता है। अभी यहाँ पर एक प्रकार का यहाँ पर जो कहना चाहिए कि विद्यालयों में देखा जाता है ज्यादातर, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि विभिन्न कक्षाओं में एक निश्चित प्रकार के लर्निंग आउटकम को एक दिमाग में बिठाकर और उस प्रकार से हम एज अ टीचर हम वर्क करते हैं और हम हर स्टूडेंट से ये चाहते हैं कि हर स्टूडेंट का ये लर्निंग आउटकम इतना हो। जबकि हम लोगों ने इस पर पहले भी पढ़ा हुआ है कि देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लास। तो ये बच्चों के जो पोटेंशियल्स होते हैं उसके आधार पर उनके लर्निंग आउटकम्स आएंगे। तो एक टीचर को अपने लर्नर्स के पोटेंशियल्स को जानना बहुत जरूरी होता है और इसलिए उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, किसी लर्नर्स के पोटेंशियल्स उस पर्टिकुलर स्टेज की तुलना में बहुत स्ट्रांग होते हैं तो वो वहां पर उसको और ज्यादा एनरिचमेंट देकर, वर्टिकल एनरिचमेंट देकर, अभी हम लोग इसकी और बात करेंगे वर्टिकल एनरिचमेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एनरिचमेंट क्या होता है। तो ये हाँ, जब हम उनको इस प्रकार के मतलब उसको क्या हम कठिनाई का स्तर बढ़ाकर उसको या उसको उसकी जो जो भी वर्क दे रहे हैं उस वर्क की लेंथ बढ़ाकर इस प्रकार से हम उन गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनको हम इस प्रकार से काम देते हैं। लेकिन जिनके पोटेंशियल कम होते हैं तो हम उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, बल्कि उनके पोटेंशियल्स के अकॉर्डिंग ही उनको सरल काम देते हैं और उस प्रकार के कामों के आधार पर ही उनका उनके ही स्तर से तुलना करते हैं, उनका पिछले परफॉर्मेंस से उनके अगले परफॉर्मेंस के साथ में हम कंपैरिजन करते हैं कि इसने कितना रिकवर किया है, कितना सीखा है। ठीक है ना? तो इस मैम प्रकार एक शिक्षक, हाँ हाँ बेटा। मैम ये जो यस। मतलब सारे बच्चों का पोटेंशियल और आईक्यू लेवल सेम नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। मैम उस हिसाब से मैम किसी अगर हम लोग किसी स्कूल में है, इफ वी आर वर्किंग इन इंस्टीट्यूट और अ स्कूल, तो यस। मैम वहाँ पे अराउंड 50 to 60 स्टूडेंट्स होते हैं हाँ और मैम सबका आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है। तो मैम हाँ। जिसका आईक्यू लेवल मैम अगर कमजोर है मैम, उसका मतलब उस तरीके से वो हमारी चीजों को ग्रैब नहीं कर पा रहा है, तो हम्म। मैम अगर हम हर क्लास में उस पे इंटरेस्ट या उस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं तो मैम सिलेबस कवर करने में भी तो प्रॉब्लम आ जाती है ना फिर तो। हाँ, ये एक बड़ा प्रश्न होता है, जस्ट लेकिन मैम तो जैसे स्कूल टाइम में मैम इसको किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, उन हाँ। बच्चों के लिए यस क्या कर सकते हैं मैम? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो ट्यूटोरियल्स है वो इसीलिए दिए जाते हैं कि ऐसे बच्चों को जब हम चिन्हित कर लेते हैं तो उनके लिए अलग से ट्यूटोरियल्स की व्यवस्था होती है। ऐसे में कई बार जहाँ पे 5 डे स्कूल होता है वहां पे सैटरडे में ऐसे बच्चों को
जब स्कूल शुरू होते हैं उसके पहले बुला लेते हैं, इस प्रकार से करते हैं कि उसको ट्यूटोरियल्स के माध्यम से हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं उसको, और कोशिश करते हैं क्योंकि देखो जैसे क्या होता है कि हर कक्षाओं में आप देखोगे तो एवरेज स्टूडेंट लगभग 60% रहेंगे लगभग, और बाकी जो अबव एवरेज बिलो एवरेज है उनका परसेंटेज थोड़ा ऊपर नीचे ऐसा रहता है, लेकिन वो कम रहता है। तो ऐसे बच्चों को चिन्हित करने के बाद उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको ट्यूटोरियल्स दे सकते हैं, और टीम टीचिंग भी इसके लिए होती है, जिसमें कि हमारे पास उस टीम में काउंसलर्स रहते हैं, इनके लिए रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था कर सकते हैं हम, डायग्नोस्टिक टेस्ट इनके लिए यूज कर सकते हैं, जिससे हमें पता लगे कि किस प्रकार की चीज में इनको प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज कर सकते हैं, और फिर रेमेडियल टीचिंग दे सकते हैं उनको जहां जहां प्रॉब्लम हो। क्योंकि ये बात सही है, हमें ऐसा नहीं करना होता है कि जो एकदम मिनिमम लेवल पर है उसके हिसाब से पढ़ाएंगे तो जो हायर लेवल के बच्चे वो प्रॉब्लम करने लगेंगे क्लास में। हमको एज अ टीचर ये ध्यान रखना, सभी बच्चों के नीड और पोटेंशियल्स पहचानने के बाद फिर हमको ये ध्यान रखना है कि जब हम होमवर्क असाइन करें, क्लास वर्क असाइन करें, कोई टास्क असाइन करें, तब हम उन सब के लिए उस प्रकार के वेरिएशंस रखें अपने काम में, काम देने में। टास्क असाइन करते समय हमको ध्यान रखना चाहिए जो डिफिकल्ट टाइप के काम है वो ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को देने चाहिए, जो बहुत सरल चीजें हैं वो ऐसे इन बच्चों को देनी चाहिए। इस प्रकार से हमें उसका वो असाइनमेंट्स देते समय ध्यान करेंगे। मैम हाँ असाइनमेंट देते समय अगर हम ऐसा नहीं कर सकते कि क्या कहते हैं जिसका आईक्यू लेवल थोड़ा थोड़ा मतलब आईक्यू लेवल है एक उस स्टैंडर्ड तक का है मगर हम्म, कंपेरेटिव अदर स्टूडेंट्स के इक्वल नहीं, अगर हम उसको थोड़ा सा टफ काम दें और उससे उसको मतलब मैम इस तरीके से प्रोत्साहित करें, मैम उसको अगर हम बढ़ावा देके कि तुम कर सकते हो और मैम उससे वो काम करवाएं, तो मैम उसका कहीं ना कहीं आईक्यू लेवल का इंक्रीजमेंट तो होएगा ना। अगर हम उसको सरल काम दे देंगे तो मैम तो आईक्यू लेवल का स्टैंड मैम लेवल जो बढ़ना है वो तो बढ़ ही नहीं पाएगा उस हिसाब नहीं से। एक्चुअली देखो, आईक्यू लेवल तो ऐसा होता है ना कि दैट इज गिवन। फिर दूसरी बात हम ये बताते हैं कि ऐसा होता क्या है कि हम जब बच्चों को टास्क कोई भी देते हैं तो हम ऐसा नहीं करते कि बिल्कुल सरल देना है या बिल्कुल कठिन देना है। हम देखते हैं कि उनका समझने का स्तर क्या है और उसके आधार पर देते हैं। जब वो वाला काम करके ला देते थे तो हम उससे उसके बाद अगला काम उससे थोड़ा हायर देते हैं। आपने देखा होगा जो भी मैथ्स के एक्सरसाइजेज होते हैं उसमें शुरुआत में पहला दूसरा तीसरा प्रश्न बहुत सरल होता है, और ग्रेजुअली वो कठिन होते चले जाते हैं, और लास्ट लास्ट में एकदम डिफिकल्ट होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम भी करते हैं कि हम देना शुरू करते हैं सरल सरल, और फिर देखते हैं कि धीरे धीरे उसका कठिनाई का स्तर बढ़ाते चलते हैं, और उस आधार पर हमको पता लगता है कि कहाँ तक उसकी करने की क्षमता है। ओके ठीक है। मैम समझ गया। यस मैम। ठीक है। तो अभी आज तो मुझे लग रहा है इसके बाद हिंदी की क्लास है आपकी, तो कल हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। आज मैम हम, हाँ, 2 पॉइंट बता दीजिए, छूट गए थे हमारे।